Welcome to all of you in this video. In this video, we will learn about sentence structure. We will see that how the sentence is framed and what are its important parts. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाक्य कैसे बनाया जाता है और उसके महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, हमने उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक वाक्य लिख रखा है। वाक्य है राम इज ईटिंग अ मैंगो। राम आम खा रहा है। तो इस सेंटेंस में मुख्यतः तीन चीजें हैं। ये तीन चीजें होती हैं जो एक सेंटेंस बनाती हैं। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण भाग होता है एक सेंटेंस का, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, किसी भी वाक्य में कोई भी व्यक्ति और वस्तु अगर कोई कार्य संपादित करता है, किसी काम को पूरा करता है, किसी काम को करता है, तो उस काम को करने वाले को, उस काम को करने वाले व्यक्ति अथवा वस्तु को हम कर्ता कहते हैं। जैसे इस वाक्य में राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा है। तो यहाँ पर राम वह व्यक्ति है जो खाने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से राम एक सब्जेक्ट अथवा कर्ता है। चलिए डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ सब्जेक्ट। सो फर्स्ट इज सब्जेक्ट। इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज एनीथिंग which performs an action in the sentence। तो ऐसा कुछ भी या कोई भी जो किसी वाक्य में एक कार्य को संपादित करे, किसी काम को पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो इस उदाहरण के हिसाब से इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा राम in this above sentence. Okay, now let's see that how many types of subjects are there. सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, बेसिकली सब्जेक्ट को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृत में फर्स्ट पर्सन के लिए उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन के लिए मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन के लिए अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम इनकी परिभाषा में जाएं, हमें एक कल्पना करनी पड़ेगी, हमें एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा। सपोज देयर आर टू पीपल, बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। दो लोग हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट वन इज द स्पीकर, द सेकेंड वन इज द ऑडियंस। तो पहला वाला व्यक्ति जो है एक स्पीकर है, दूसरा वाला जो है श्रोता है। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सम अदर पीपल, और वो मिलके किसी अन्य लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने पहचान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। द वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिमसेल्फ आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। नाउ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा चार्ट बन जाएगा। देखिए, ठीक। देखिए, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की। सो फर्स्ट पर्सन, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, कि वो शब्द जो स्पीकर के लिए या वक्ता के लिए, उसकी पहचान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं वक्ता हूं, अगर मैं स्पीकर हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं अपनी पहचान के लिए आई शब्द का प्रयोग करूंगा, मैं शब्द का प्रयोग करूंगा। और अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं या वो सब के सब वक्ता हैं मेरे साथ,
तो हम अपनी पहचान के लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे, वी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आई और वी दोनों जो है फर्स्ट पर्सन है। चूंकि आई बोलने से एक व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए यह सिंगुलर नंबर है, और वी बोलने से बहुत सारे लोगों का बोध होता है, इसीलिए प्लूरल नंबर है। उसी प्रकार अब देखते हैं कि सेकंड पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन, so what is the second person? So the words used by the speaker for the identification of the audience, one who is listening, are called the second person. So ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा श्रोता की पहचान के लिए किया जाता है, सुनने वाले की पहचान के लिए किया जाता है, उन्हें हम सेकंड पर्सन कहते हैं। तो देखिए, अगर मेरे सामने कोई श्रोता बैठा हुआ है, अगर वो एक व्यक्ति है, तो मैं उसे यू से संबोधित करूंगा। यू का अर्थ होता है आप या फिर तुम। अगर बहुत से लोग हैं तो भी मैं उनको यू से ही संबोधित करूंगा, ऐसा इंग्लिश का नियम है। तो इस प्रकार यू जो है वो सेकंड पर्सन है, यू सिंगुलर नंबर भी है और प्लूरल नंबर भी है। तो ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया। अब देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है। तो जब वक्ता जो है, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, उसकी पहचान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। The words used by the speaker for the identification of that person about whom the conversation is happening, those words are called the third person. तो अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं उसका नाम लूंगा। तो अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं उसका कोई नाम लूंगा, एनी नेम। अगर वह एक लड़का है और मुझे नाम नहीं लेना है, तो मैं उसके लिए ही शब्द प्रयोग करूंगा वह कहने के लिए, और अगर लड़की है तो शी शब्द प्रयोग करूंगा वह कहने के लिए। और अगर ऐसी स्थिति आती है, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति या प्राणी के बारे में बात कर रहा हूं कि मैं उसका लिंग निर्धारण नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता कि वो पुरुष है अथवा महिला है, तो उस स्थिति में उसे वह कहने के लिए मैं इट का प्रयोग करूंगा। तो एनी नेम, he, she and it, these are called third person. यहां पर कोई एक नाम लेने से, ही बोलने से, she बोलने से या it बोलने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और अगर बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, इफ मेनी पीपल आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, इन दैट केस वी विल यूज दे फॉर देम। उस स्थिति में हम उनके लिए दे का प्रयोग करेंगे। सो दे इज ऑल्सो थर्ड पर्सन बट इट इज प्लूरल नंबर। तो गाइज दिस इज द सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है वह व्यक्ति या वह वस्तु जो किसी वाक्य में कार्य को संपादित करे, कार्य को करे, उसे हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता के तीन प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो स्पीकर जो है अपनी पहचान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। इसमें आई और वी आते हैं। आई जो है सिंगुलर नंबर है क्योंकि वो एक व्यक्ति का बोध कराता है। वी जो है प्लूरल नंबर है क्योंकि वो बहुत सारे व्यक्तियों का बोध कराता है। उसी प्रकार से अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो श्रोता या ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए स्पीकर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। यू जो है सेकंड पर्सन है और ये सिंगुलर नंबर भी है, प्लूरल नंबर भी है। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो जिसके बारे में बात की जा रही है उसको संबोधित करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो एनी नेम, ही, शी एंड इट, ये सब एक सिंगल एंटिटी को दर्शाते हैं, इसीलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और अगर हम बात करें दे की तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं वर्ब की ओर कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज कॉल्ड क्रिया इन हिंदी। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। सो व्हाट इज द वर्ब? सो वर्ब
is any word that denotes the action. सो क्रिया या वर्ब ऐसा कोई भी शब्द है जो यह दर्शाता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है। तो अगर हम उस उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा है। तो यहाँ पर ईट शब्द जो है या ईटिंग शब्द जो है वो यह शो कर रहा है कि यहाँ पर खाने का काम हो रहा है। तो इस तरह से ईट जो है वो एक वर्ब है। अब वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर हम टेंस पढ़ेंगे तो हम वर्ब के दो प्रकारों की बात करेंगे। दो प्रकार होते हैं वर्ब के। तो देखिए, एक होते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब, और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जिसे कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम मेन वर्ब की बात करें, मुख्य क्रिया की बात करें, तो यहाँ पर ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, इनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। जैसे अगर हम बात करें ईट की, तो ईट का अर्थ होता है खाना। अगर हम बात करें प्ले की, तो प्ले का अर्थ होता है खेलना। इसी प्रकार से स्लीप, राइट, रीड, बहुत सारे हैं। तो मेन वर्ब वो होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, उनको हम मेन वर्ब कहते हैं। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं इस प्रकार के वर्ब हैं जो दो सेंटेंसेस को पृथक करने के, उनके प्रकारों को समझने में काम आते हैं और वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने में सहायता करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस सेंटेंस में राम इज, तो इज जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका स्वयं का स्वतंत्र अपना विशेष क्रिया के रूप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसे हम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में, अतः इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो जिस तरह से इज है उसी तरह से आर है, वाज है, वर है, हैज हैव है, और भी बहुत सारे हैं जैसे विल, शैल, एटसेट्रा। तो ऑक्सिलरी वर्ब का क्रिया के रूप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, एक इंडिपेंडेंट अर्थ नहीं होता है, उनको एक सहायक के रूप में सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने में उपयोग में लाया जाता है। बेसिकली ये सब बी के फॉर्म है। बी का अर्थ होता है होना, तो इज भी बी का फॉर्म है, आर भी बी का फॉर्म है, वाज, वेर, ये सब बी के फॉर्म है। तो इस प्रकार से ये क्रिया हो गई। अब देखिए, अंत में बचा कर्म या ऑब्जेक्ट। तो ये कर्म या ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो तीसरा है कर्म या फिर ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होता है कर्म या फिर ऑब्जेक्ट। तो जब भी किसी वाक्य में कर्ता कोई कार्य करता है और उस कार्य या उस काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा है। तो राम के आम खाने का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, या राम के खाने का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली ये आम है, राम खाने का कार्य कर रहा है और उसके उस कार्य से प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम के ऊपर। तो इस तरह से आम जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट एनीथिंग that bears the effect of the action performed by the subject is called
एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कोई भी वस्तु या व्यक्ति जिसके ऊपर कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। सो हियर इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल, मैंगो इज दैट एग्जांपल। तो हमने जो उदाहरण देखा है उसमें मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, एक कर्म है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम टेंस स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल लर्न हाउ द sentences are formed in different tenses. Thank you.